आप सभी ने हमेशा एक बात हमेशा सुनी होगी कि ज्योतिष जो है, ज्योतिष की विद्या जो है वो बिलीवर्स के लिए है। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर दोज हु आर अनबिलीवर्स। तो आज चलिए यहीं से अपने विषय की शुरुआत करते हैं। कर्मा अलाइनमेंट, कुछ भी आप इसको कह लीजिए, कर्मा को समझने के प्रयास की तरफ बढ़ते हैं कि भी ये बिलीवर और नॉन बिलीवर क्या होता है। तो सबसे पहली चीज ये समझिए कि ज्योतिष शास्त्र जब आप पहली बार किसी परंपरा या किसी गुरु मुख से सीखने जाते हैं तो प्रथम दिन आपको सिखाया जाता है गुरु ज्योतिष जो है वो कर्म फल के सिद्धांत पर आधारित शास्त्र है। और जब हमारे गुरु हमको ये बताते हैं कि ये कर्म फल के आधारित पर आधारित शास्त्र है, तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है कि हम सनातनी वैदिक धर्म में जो पुनर्जन्म की परिकल्पना को मानने वाले लोग हैं वो ही बिलीवर्स हैं। तो यानी कि एस्ट्रोलॉजी, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं और एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर सामने वाले को पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है तो फिर ही इज नॉन बिलीवर एंड एस्ट्रोलॉजी इज ओनली फॉर बिलीवर्स। तो ध्यान रखिएगा, कई धर्मों में जो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, ठीक है, वो भी ज्योतिष सीखते हैं, उनको भी इंटरेस्ट होता है, तो इसमें ऐसी कोई बुराई नहीं है। लेकिन एटलीस्ट अगर वो ज्योतिष सीख रहे हैं तो इसका मतलब कर्म फल का सिद्धांत आधारित है। तो यानी कि जो हमारी आत्मा कभी मरती नहीं है, वो अजर अमर है। तो वो उसकी ये जर्नी है, कई जन्मों की जर्नी है। और उस आत्मा पे कुछ संस्कार, कुछ मनस पे संस्कार, कुछ आत्मा पे संस्कार जो हैं हमेशा इनबिल्ट हो जाते हैं। और उन संस्कारों के कारण वो अगला जन्म लेता है। और पिछले जन्मों में जो उसने कर्मा किए होते हैं वो पूरे अगर नहीं हो पाए हैं, कुछ छूट गए हैं, तो हम बार बार जन्म लेते हैं उनको पूरा करने के लिए। तो ये अच्छे से सभी को समझ लेना चाहिए। और आइए, डेस्टिनी स्टार पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। और आज हम अपने इस ज्योतिष के सत्संग में कर्मा अलाइनमेंट, कर्मा के बारे में, कैसे कर्मा की थ्योरी, सारी चीजों पर एक सिलसिलेवार तरीके से नजर डालेंगे और समझेंगे। तो आशा करता हूं आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि ज्योतिष इज ओनली फॉर बिलीवर्स। और ये ध्यान रखिएगा, उन्हीं को ये शास्त्र दिया जाए, उन्हीं के लिए ज्योतिष किया जाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली व्हाट इज कर्मा, कर्मा टेक्निक, कर्मा अलाइनमेंट, जो जितने भी फैंसी वर्ड आपने ऑनलाइन या जहां पे सुनेंगे वो सबको हम एक जगह पे लेके आते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली आपको जिस्ट और फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए। प्रारब्ध, संचेत, क्रियमाण, जितनी भी चीजें हैं उन सबका फंडामेंटल क्या है, ये इस पर आज चर्चा करते हैं। तो अल्टीमेटली व्हेन अ पर्सन इज अनलॉकिंग द पास्ट थ्रू एस्ट्रोलॉजी, यानी कि हम यहाँ पे अपने कर्मा को अलग अलग तरीके से दैवज्ञ समझते हैं, बताते हैं, लेकिन हमारे पास जो टूल है वो है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। तो हम ज्योतिष विद्या के अनुसार अपने पास्ट लाइफ के चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि इस जन्म में हमें कोई सिचुएशन क्यों प्राप्त हुई है। तो अल्टीमेटली फिर से एक बार इस वर्ड को मैं यूज कर रहा हूं आप लोगों को, जिससे कि माइंड में बैठ जाए। यानी अल्टीमेटली थ्रू एस्ट्रोलॉजी वी आर गोइंग टू अनलॉक द पास्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगला मुद्दा समझ में की जरूरत है कि एस्ट्रोलॉजी मेक्स यू अंडरस्टैंड योर जर्नी, योर एक्शन ऑफ पास्ट लाइफ। ये जो आपका चार्ट होता है जिस समय आपके जन्म का, उससे आपके पिछले कई जन्मों की जर्नी का लेखा जोखा, अगर आपको ज्योतिष विद्या आती है, आपने उसका सिलसिलेवार तरीके से सच्चे विद्यार्थी के फॉर्म में अध्ययन किया है, तो आप उस पैटर्न को स्टडी करके दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड the journey of your journey and action along with journey और action of your soul of past life। ठीक है, और इसके बाद जो आपकी पिछली जर्नी और एक्शंस रहे हैं उसका इफेक्ट और रिजल्ट आपके प्रेजेंट लाइफ में, ये हम एस्ट्रोलॉजी चार्ट से देख सकते हैं और इसी को हमें सीखना है। ठीक, तो इट्स ऑल अबाउट, जैसे कि हम अपने दादा परदादा की संपत्ति भोगते हैं, तो उसी प्रकार पेंडिंग कर्मा इज नथिंग बट इट्स ऑल अबाउट योर कार्मिक इनहेरिटेंस। प्लीज राइट दिस वर्ड, याद रखिए, अपने माइंड में बैठा लीजिए कि पेंडिंग कर्मा इज नथिंग बट योर कार्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, जैसे आपको अपने कुल से शरीर मिलता है, कलर मिलता है, बीमारियां मिलती हैं, धन मिलता है, नाम, शोहरत, पैसा, रुपया मिलता है, उसी प्रकार को आपके किए हुए पिछली आत्मा या सोल की पिछली जर्नियों में किए हुए एक्शन का ये कार्मिक लेखा जोखा है और वो आपका चार्ट दर्शाता है। तो द वे योर सोल वांट टू ग्रो,
अल्टीमेटली आपकी जो इस जन्म की आत्मा है, जिस जो शरीर आपने प्राप्त किया है, वो किस तरह से ग्रो करना चाहती है इस करंट बर्थ और या इस करंट इनकारनेशन में। जो भी रूप आप लेके इस बार पैदा हुए हो या जो भी बर्थ आपको इस बार मिली है, उसमें वो सोल अपने पुराने एक्सपीरियंस, अपने पुराने एक्शन, अपने पुराने जर्नी के अकॉर्डिंग अब वो इस जन्म में जितने भी साल रहेगी, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 50 साल, 35 साल, वो किस प्रकार से अपना जीवन जीने वाली है। तो यहाँ पे नोट करने की जरूरत है कि कार्मिक सिंपली मीन्स पर्टेनिंग टू कर्मा। कार्मिक के ये जो वर्ड हम लोग बहुत आसानी से यूज कर लेते हैं, तो ये सिंपल बताता है कि पर्टेनिंग टू कर्मा, यानी आपने कर्मा के आधारित पहले जो एक्शन किए हैं उन्हीं को हम कार्मिक वर्ड से निरूपित कर देते हैं। तो अब यहाँ पे फ्यू क्वेश्चन, जब आप इस पे आगे बढ़ते हैं तो हर जातक के मन और मस्तिष्क में कुछ प्रश्न उठने चाहिए, जिससे कि इस इन चीजों का जवाब मिलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न जब हमारे मन में उठता है, वेयर डज दैट कम्स फ्रॉम, ये कहाँ से आया। सुख, दुख, स्टेटस, नॉन स्टेटस, गरीबी, अमीरी, वेयर डज दैट कम्स फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है ये। मुझे सुंदर रूप मिला, मुझे कुरूप मिला, मैं लंगड़ा पैदा हुआ, मैं स्वस्थ पैदा हुआ, ये कहाँ से आया। फ्रॉम वेयर डज दैट कम्स। तो ये क्वेश्चन भी कोरिलेट हो जाएगा पिछले जन्मों की जर्नी और किए हुए कर्मा के। फिर अगला आता है, वाई डू आई रिस्पॉन्ड इन दैट वे, मेरा जो रिएक्शन है वो इस तरह का ही क्यों है। क्यों इस तरह का क्यों है, क्योंकि पिछले जन्मों की जो जर्नी के जो संस्कार, जो तरीका या जो डर या जो एग्रेशन हमारे अंदर आ चुका है जन्मों जन्मों से, उसके अनुसार ही हम इस जन्म में रिस्पॉन्ड करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपको कर्मा समझने से पहले आपको जो व्यथित कर सकता है, परेशान कर सकता है, या जो आपको समझने की जरूरत होती है, कई बार आप खाली समय में बैठ कर ये विचार करते हैं, मैं इस तरह से क्यों रिस्पॉन्स करता हूँ। क्यों, क्योंकि आत्मा मन में संस्कार कई जन्मों के उस तरह के पड़े हैं, तो आप उसी तरह से रिस्पॉन्स करेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपको इस कर्मा टेक्निक को, कर्मा थ्योरी को समझने में मदद करता है, वाई डू आई हैव दैट पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन, मेरे पास मेरी एक पर्टिकुलर टाइप की एक्सपेक्टेशन क्यों है। क्योंकि ये सोल की जर्नी चली आ रही है, और सोल की कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन वो धीरे धीरे आपके आत्मा में संस्कार रूप में पड़ चुकी हैं। किसी की अध्ययन के प्रति एक्सपेक्टेशन है, किसी की सेक्स के प्रति एक्सपेक्टेशन है, किसी की रुपए पैसे के प्रति एक्सपेक्टेशन है, किसी की नेम फेम के प्रति एक्सपेक्टेशन है। तो अगला क्वेश्चन होता है कि आप अपने आप से पूछो कर्मा को जानने से पहले कि आप एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन आपके अंदर क्यों हावी है। या आप बहुत बड़े ट्रैवलर हैं, पूरी दुनिया देखना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि जो आत्मा है उसका कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग या दुनिया देखने से के संस्कार वो लेके आप इस जन्म में आए हो। अगला जो अहम क्वेश्चन आपको कर्मा थ्योरी को समझने में मदद करता है, वो है, व्हाट मेड मी दैट वे, मुझे कौन सी चीज है जिसने मुझे इस प्रकार का बनाया। तो दैट इज योर सोल जर्नी, जिसने आपको आज इस कार्नेशन में, इस लाइफ में, इस जन्म में इस प्रकार का बनाया। वो फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे, किसी लेवल पे भी हो सकता है, बट व्हाट मेड मी दैट वे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर्मा थ्योरी से को समझने के लिए आपको अपने आप से पूछना चाहिए, जानना चाहिए, जिसकी जिनके कारण आपके अंदर जिज्ञासा जगेगी और आप ज्योतिष के जरिए या किसी भी तरीके से पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए, अलग अलग टेक्निक्स लोग इस्तेमाल करते हैं, उनसे आप इस पर फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड माई फ्रॉम वेयर डिड माई पर्टिकुलर ट्रेड्स कम फ्रॉम। जैसे कोई जो है बहुत खाने का शौकीन है, कोई कपड़े पहनने का शौकीन है, कोई जो है पार्टी करने का शौकीन है, कोई जो है तपस्या करने का शौकीन है, कोई जो है हॉर्स राइडिंग का शौकीन है, कोई जो है मान लीजिए बाइक चलाने का शौकीन है। तो ये जो आपके पर्टिकुलर ट्रेड्स हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं। कोई तो ऐसा ट्रिगर पॉइंट होगा, कोई तो ऐसी चीज होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं आपके जीवन में, पिछले जन्मों की जो आपकी यात्रा चली आ रही है, कभी वो पूरे हो जाते हैं, कभी नहीं पूरे होते हैं। तो वो प्लानिटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको वो चीजें, जो संस्कार, जो बीज पड़े हैं आत्मा के अंदर, वो धीरे धीरे प्रस्फुटित होते हैं, और वो ग्रह जिनके पास इनके डोमेन होते हैं, वो ये सारी चीजें कराते हैं, और वही पेंडिंग कर्मा को हम आगे लिटिगेट करते हैं, धीरे धीरे उनको खत्म करते हैं, उनको भोगते, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंडामेंटल आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो इट्स ऑल इन रिकारनेशन और एक्सपीरियंस ऑफ अर्ली सोल, जो आपके बर्थ चार्ट से नजर आता है। यानी आपकी
जो अर्ली सोल है ना, जो चली आ रही कई जन्मों से, उसके एक्सपीरियंसेस, ठीक है। और ये जो रिकारनेशन हो रहा है, बार बार जन्म हो रहा है आपका, क्योंकि अभी आपको मोक्ष साल्वेशन केवल नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इतनी चीजों से आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। फिर उसमें और भी कई सारे फंडामेंटल हैं, लेकिन आज हमारा पहलू एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अपने चीजों को समझने का है, ठीक है। तो यहाँ पे आशा करता हूं आप ये समझिए होंगे। तो अब अगर हमें अपना पेंडिंग कर्मा, अपने पास्ट लाइफ का, अर्ली पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस को कोई फ्लो चार्ट से, किसी मैप से समझने की जरूरत है, तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले आपका बर्थ चार्ट होता है, जो आपके कर्म फल के सिद्धांत या कर्म फलों को के कारण आपका जन्म हुआ है। तो अल्टीमेटली व्हाट फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू नीड इज योर बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट के बाद जो अगली चीज होगी वो है हाउ टू कैलकुलेट योर बर्थ चार्ट। अब भाई बर्थ चार्ट तो मिल गया, लेकिन आपको कैलकुलेट करना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, तो भी कोई फायदा नहीं होगा। तो द नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेटिंग योर बर्थ चार्ट रिगार्डिंग योर पास्ट लाइफ, देयर कर्मा एंड दिस लाइफ का मैनिफेस्टेशन। ये सारी चीजें तब आएंगी जब आप अपने चार्ट को कैलकुलेट करना सीखोगे। इसके बाद कैलकुलेट भी कर लिया, लेकिन आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है, तो जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज अंडरस्टैंडिंग योर बर्थ चार्ट। जब तक आप अपने चार्ट को, कि ये जन्म मुझे मिला तो क्या करने के मिलेगा, इस जन्म में मेरा कर्मा क्या है, मुझे किस किस फील्ड में, अलग अलग ग्रहों के कारतत्व के हिसाब से, रिश्तों में, हर चीज में, सोशल लाइफ में, एजुकेशन में, अपने शरीर के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, कौन सा काम मुझे इस जन्म में करना है जो कि जरूरी है। तो ये तभी पता चलेगा जब यू आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर बर्थ चार्ट। एंड देन आपके उन कमियों को दूर करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक सोल में को एक नया पुट देने के लिए, आपको एक्सप्लोरिंग योर बर्थ चार्ट विद नॉलेज। अब ये नॉलेज किस चीज की होगी, यानी कि जब तक आप अपने बर्थ चार्ट को एक्सप्लोर नहीं करोगे विद द नॉलेज ऑफ फ्यू थिंग्स। अब ये फ्यू थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बर्थ चार्ट में अगर ये फ्यू थिंग्स आपको पता हो, एक्सप्लोर करना, उनको देखना, उनको पढ़ना, उनको समझना, उनको उनके बारे में जानना, तो आप सेकंडों में किसी का अपना, साथ में किसी का भी पेंडिंग कर्मा बता सकते हो। तो सबसे पहली चीज जो है, एक्सप्लोर करते हैं जब आप चार्ट, तो उसमें जो सबसे पहली चीज होती है चार्ट में किसी के भी, वो है एलिमेंट प्रेजेंट्स। एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं चार्ट में, उससे हमको जानकारी मिलती है पेंडिंग कर्मा की, और इस जन्म में हमें क्या करना है। और इसको अभी डिटेल में समझेंगे, पहले सारे एलिमेंट को, पहले एलिमेंट के साथ साथ सारे बिंदुओं को समझ लेते हैं। दूसरा होता है प्लैनेट प्रेजेंट। भाई सभी के चार्ट में 9 ग्रह होते हैं, राहु केतु को मिला के। प्लैनेट्स की पोजीशन भी पिछली जर्नी और इस जन्म के उद्देश्य को बताती है। इसके बाद होता है ग्रह जो एस्पेक्ट डालते हैं। एस्पेक्ट समझते हैं, दृष्टियां, यानी ग्रहों की दृष्टि से भी, क्योंकि ग्रहों की दृष्टियों में चेष्टा होती है, काम करने की, काम कराने की एक ऊर्जा होती है, और वो अपनी ऊर्जा सामने डाल के वहां से काम कराना चाहते हैं। तो जब काम कराना चाहते हैं तो दैट मीन्स कर्मा एक्शन। तो यानी कि दृष्टियां भी एक, कहीं पे बैठ के कहीं पे दृष्टियां डालना, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है कि आपका कार्मिक डेप्थ, कार्मिक लेन देन, अच्छा या बुरा, वहां से जुड़ रहा है। तो अल्टीमेटली एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में एलिमेंट, प्लैनेट और उसके बाद एस्पेक्ट्स पर विचार करने पर किसी का भी पेंडिंग कर्मा सामने आ जाता है। इसके बाद 12 हाउसेस, 12 हाउसेस जो होते हैं सबकी कुंडली में, उनको एनालिसिस करके, उन सारे 12 हाउसेस में तो प्लैनेट बैठेंगे नहीं, कहीं पे बैठेंगे, कहीं पे किसी हाउस को देखेंगे, तो उसके जरिए हम अपने लाइफ की जर्नी में हमें इस बार क्या क्या करना है, क्या क्या लिटिगेट करना है, क्या क्या फिनिश करना है, क्या क्या नया जनरेट करना है, ये हमको हाउस के प्लेसमेंट से पता चलता है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट चीज जो हमें चार्ट में देखनी होती है रिगार्डिंग कर्मा, दैट इज मून नोट्स। मून नोट्स का मतलब होता है चंद्रमा के बिंदु, राहु और केतु, ठीक है। तो राहु केतु से भी हमें पता चलता है, ठीक है। ये सारी चीजें अलोंग विद जोडियक जो कि एनवायरनमेंट देता है। तो ये चार्ट के सारे एस्पेक्ट जब हम इवेल्युएट करते हैं, स्टडी करते हैं विद नॉलेज, तो दे विल पॉइंट आउट टूवर्ड्स पेंडिंग कर्मा। ये सारी चीजें मिलके हमारे पेंडिंग कर्मा को, ठीक है, बताती हैं, और अलोंग एज वेल एज
प्रेजेंट लाइफ कर्मा एंड हाउ टू ओवरकम इट। ना केवल पिछले जीवन के पेंडिंग कर्मा, इस जन्म में हमें क्या करना है, क्या रिसोर्सेज मिले हैं, क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस लाइफ का भी पूरा सिजरा हमको प्रदान करते हैं। और अल्टीमेटली साथ में चार्ट में ही कहीं ना कहीं पे ये इंडिकेशन भी दैवज्ञ और ज्योतिष पढ़ लेता है कि ये जो पेंडिंग कर्म है क्या इस जन्म में पूरे होंगे, अभी और जन्म लेने पड़ेंगे, या कैसे क्या प्रयास करा जाए, सोल को कैसे अवेयर किया जाए, कॉन्शियस को कैसे जगाया जाए, इंसान को कैसे मोटिवेट किया जाए कि वो अपने पेंडिंग कर्मा को खत्म करने के लिए, निपटाने के लिए, कम करने के लिए इसी जन्म से अभी से जग जाए और प्रयासरत हो जाए। आशा करता हूं ये बेसिक फंडामेंटल आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद हम कैसे चार्ट, ये अलग अलग एलिमेंट, राशि, ज़ोडिएक, प्लैनेट, हाउसेस से पेंडिंग कर्मा देखते हैं, उसका एक ग्लिम्स लेंगे। ऑब्वियस सी बात है कंप्लीट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपके फंडामेंटल को समझाने के लिए हम आपको एक उदाहरण लेके, एग्जाम्पल लेके चीजों को कर देंगे। तो सबसे पहले चलिए एलिमेंट की बात कर लेते हैं। अब आपको पता ही है कि अग्नि त्रिकोण, पृथ्वी त्रिकोण, काम त्रिकोण, जल त्रिकोण, यानी अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, काम मतलब वायु त्रिकोण, ठीक है। ये तीन चार तरह के एलिमेंट सबके जीवन में पृथ्वी पे हर जगह विद्यमान होते हैं, ठीक है। अब जैसे अग्नि त्रिकोण की राशियां 1 5 9 हैं, पृथ्वी एलिमेंट की राशियां 2 6 10 हैं, वायु त्रिकोण की राशियां 3 7 11 हैं, जल त्रिकोण की राशियां 4 8 12 हैं। तो ये त्रिकोण अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब यहाँ पे फंडामेंटल को पहली शुरुआत हम लोग पहला नींव का पत्थर रख रहे हैं पेंडिंग कर्मा को समझने में। अब जैसे मान लीजिए 9 ग्रह होते हैं और एक मान लीजिए एसेंडेंट की डिग्री मान लीजिए 10 मान लीजिए, फिलहाल ग्रह तो 9 ही है, लेकिन एसेंडेंट की डिग्री जो एसेंडेंट होता है दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पर्सनल प्लैनेट। तो हम मोटा मोटा 10 इंपॉर्टेंट बिंदु मान लेते हैं किसी भी चार्ट में, यानी 9 ग्रह और एक एसेंडेंट की लग्न की डिग्री, तो 10 सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, 10 सेंसिटिव लोग हैं हमारे चार्ट में। अब अगर ये 10 के 10 ऑब्वियस है अलग अलग बैठे होंगे, कोई कहीं कुछ, कभी 2 3 4 7 भी बैठ सकते हैं। तो सबसे पहला एनालिसिस पेंडिंग कर्मा का आपको करना है कि इफ मोर देन 3 प्लैनेट्स आर इन वन एलिमेंट, अगर 3 या 3 से ज्यादा ग्रह एक ही एलिमेंट में बैठ जाएं, जैसे मान लीजिए आपकी 10 में से 4 चीजें जो हैं 4 8 12 राशियों में बैठ गई, यानी कि कर्क में, वृश्चिक में या मीन राशि में, यानी टोटल 10 प्लेयर हैं हमारे पास खेलने के लिए, उसमें से 4 अलग अलग, 2 बैठ गए कैंसर में, एक बैठ गया वृश्चिक में, एक बैठ गया मीन में। तो अल्टीमेटली चार्ट कहाँ पे डोमिनेट हो गया, जल तत्व से, जल तत्व के एलिमेंट से डोमिनेट हो गया, क्योंकि आपके 10 प्लेयर में से 4 प्लेयर तो उन 3 राशियों में बैठे हैं जिसका एलिमेंट एक है। या जैसे मान लीजिए फायर एलिमेंट 1 5 9, मैक्सिमम प्लेनेट आपके 1 5 9 में आ जाए, तो सबसे तो अल्टीमेटली फिर इसका मतलब ये क्या बताता है कि देयर इज सम, अब क्या बताता है ये तो अभी इंटरेस्ट की थोड़ा सस्पेंस रखा जाएगा इस पर। तो अल्टीमेटली ये बताता है कि दैट एलिमेंट इज इम्बैलेंस। पिछले आपकी जो सोल की जर्नी चली आ रही है, जो आत्मा जर्नी कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं इस एलिमेंट को लेके इम्बैलेंस है। और इस जन्म में आपके मैक्सिमम प्लैनेट उस एलिमेंट में डाले गए हैं, इसलिए डाले गए हैं कि आप इस जन्म में जो पिछली जो कमियां छोड़ दी, जो आपने अधूरे काम छोड़ दिए उस एलिमेंट के रिगार्डिंग, अब आप उनको, आपको मैक्सिमम पावर दी जा रही है, ग्रहों को वहां बैठाया जा रहा है कि आप उस एलिमेंट के से रिलेटेड सारी चीजों को पूरा करें, उस इम्बैलेंस जो आपने कर दिया, जिसके कारण इस बार आपको ये प्लेनेटरी पोजीशन मिली है बिकॉज ऑफ योर पेंडिंग कर्मा या बिकॉज ऑफ योर कर्मा, अच्छे या बुरे। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, हो सकता है आप जल तक से आप बहुत इंजॉय भी करो चीजों को, सेंसिटिव फीलिंग्स, इमोशंस, मदर केयर, ये सारी चीजें हैं। तो अल्टीमेटली ये बताता है कि पिछली लाइफ में उस एलिमेंट को लेकर कुछ ना कुछ कमी रह गई है, जो इस जन्म में आपको कंपनसेट करनी है। और ये कमी एलिमेंट के गुण के आधार पर हो सकती है, जैसे वो एलिमेंट के जो गुण हैं उनके आधार पे वो आपको ओवरकम करना है, उस पर काम करना है, वहीं पे आपका कर्मा ज्यादा है क्योंकि आपको परफॉर्म करके उससे छुट्टी पानी है, उसको राइट ऑफ करना है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे समझिए, जैसे कि ओवरली इमोशन, अगर आपके मैक्सिमम प्लैनेट जल तत्व में बैठे हैं तो अल्टीमेटली इस जन्म का पेंडिंग कर्मा क्या है, यू हैव टू लुक टुवर्ड्स योर ओवरवेलमिंग इमोशंस।
ओवरली इमोशंस को आपको ध्यान रखना है, उन पे काम करना है, यही आपका पेंडिंग कर्म है। अब आपके मैक्सिमम प्लैनेट 10 में से ज्यादा मान लीजिए जो है एयर एलिमेंट में है, तो एयर एलिमेंट के दसियों प्रकार के दसियों प्रिडिक्शन हो सकते हैं। जैसे वाटर में हमने सिर्फ एक यहाँ पे इमोशन पकड़ा, वाटर से मदरली केयर, नरिशमेंट, सेल्फ इंडल्ज, बहुत इंस्टिंक्ट, एक से समझाने का प्रयास किया, बाकी आप वाटर से जितनी चीजें लगाएंगे आपको लगभग वही जवाब मिलेगा। तो एयर से भी बहुत सारी चीजें, इंटेलेक्चुअलिज्म भी है, ठीक है। एक पॉइंट पकड़ लेते हैं कि एयर जो है वो एक रैशनल साइन होता है। तो अब अगर आपके मैक्सिमम प्लैनेट रैशनल साइन यानी कि एयर एलिमेंट में बैठे हैं, तो इस जन्म में आपको कर्मा क्या है? बी डू एवरी वर्क, डू एवरी एक्शन आफ्टर रैशनलाइजिंग इट। अब देखिए कितना आसान तरह से आपको पेंडिंग कर्मा का फंडामेंटल क्लियर हो गया। जो नॉर्मली आप जब ऐसे, जब तक आपको बेस और फंडामेंटल उसका नो हाउ नहीं पता होगा, तब तक आप प्रिडिक्शन तो आप यहाँ जितने कर लो, क्योंकि जैसे एयर एलिमेंट में हमने क्या बताया, एयर एलिमेंट लव है, लस्ट है, पैशन है, इच्छाएं हैं, डिजायर्स है। अब इन की हमने एक कीवर्ड आपको लगा के दिखा दिया, जैसे एयर एलिमेंट रैशनल होता है। ओके, तो रैशनल, तो अब आप चाहे लव, लस्ट, पैशन, डिजायर कोई भी कीवर्ड ले आओ, अब जब मैक्सिमम प्लैनेट आपके अगर एयर एलिमेंट में है, तो इट मींस कि दे आर encouraging you in this particular life to be near the domain of air. एयर राइजेज अप, इंटेलेक्चुअलिज्म, यानी अब आपको इंटेलेक्चुअलिज्म अपना बढ़ाना है, नहीं बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब आप इस जन्म में भी वो काम नहीं कर रहे हैं, अगले जन्म में फिर आपको करना पड़ेगा। अगर इस जन्म में एयर एलिमेंट में आपके बहुत प्लेनेट है, तो यू मस्ट ट्राई टू इंक्रीज योर इंटेलेक्चुअलिज्म, इंक्रीज योर डिजायर्स। डिजायर्स इन सेंस, डिजायर तो खैर होती हैं, लेकिन उन डिजायर्स को सही तरीके से भी पूरा करना ये बताता है। अदरवाइज वो फिर अगले जन्म में फिर वैसी चार्ट बन के आएगा, क्योंकि ये तो आगे बढ़ जाएगा। अगर आपने इसको नहीं लिटिगेट किया, नहीं फेस किया, नहीं निपटाया, प्रायश्चित नहीं किया, या जो भी आप करना चाहो, तो अल्टीमेटली वो तो लाइफ तो चलती रहेगी, फिर अगला जन्म होगा, फिर ऐसी चार्ट बन के आएगा। तो इसी प्रकार जैसे मान लो अर्थ एलिमेंट है, तो अर्थ एलिमेंट में प्रैक्टिकलिटी भी है, ठीक है, सॉलिडिटी भी है, स्टेबिलिटी भी है, नर्चर भी है, फर्टिलिटी भी है। तो एक वर्ड हम पकड़ लेते हैं कि अर्थ एलिमेंट सेंसुअल होते हैं। तो अगर मैक्सिमम प्लेनेट आपके अर्थ एलिमेंट में है, तो इस जन्म में आपको मतलब जो सेंसुअलिटी आपकी है उसको लेके कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में कुछ कमी या कुछ काम जो नहीं करे हैं या जो नहीं पूरे किए हैं, उस कारण से आपको मैक्सिमम प्लैनेट अर्थ एलिमेंट में इस जन्म में प्राप्त हुए हैं। और इस जन्म में आपको रिगार्डिंग सेंसुअलिटी, ये तो एक कीवर्ड हमने पकड़ा है अर्थ एलिमेंट का, रिगार्डिंग नर्चर, रिगार्डिंग मदरहुड, रिगार्डिंग फर्टिलिटी, रिगार्डिंग हार्ड वर्क, रिगार्डिंग लेबर, अर्थी एलिमेंट से रिगार्डिंग नौकरी, रिगार्डिंग फिजिकल हेल्थ, ये सब अर्थ एलिमेंट में आते हैं। तो इनमें से सब आपको कर्मा करने की जरूरत है, ये सिंपल बताता है। उसी प्रकार जैसे कि मान लीजिए फायर एलिमेंट में, फायर एलिमेंट कौन सी राशियां हैं? 1, 5 और 9। अब आपके मैक्सिमम प्लैनेट, 3 या 3 से अधिक प्लैनेट अगर फायर एलिमेंट यानी 1, 5 और 9 नंबर की राशियों में विद्यमान है, स्थित हैं, तब आपको क्या करना है? फायर एलिमेंट के देयर कैन बी राइटफुल ड्यूटी, धर्म पे चलना, पैशन, मतलब पैशन मतलब कहते हैं फायर। एक कीवर्ड पकड़ लेते हैं, फायर का एक मेजर कीवर्ड है क्रिएटिविटी। जैसे संतान पंचम हाउस से देखते हैं, तो पंचम हाउस कालपुरुष की कुंडली में सिंह राशि और फायर एलिमेंट है। तो संतान जो है वो हमारी क्रिएशन है, दैट इज क्रिएटेड बाय अस। तो यानी कि अग्नि तत्व में क्रिएशन की नैसर्गिक ऊर्जा होती है। तो अब अगर आपके मैक्सिमम प्लैनेट फायर 1, 5, 9 में है, तो इट मीन्स कि आपका पेंडिंग कर्मा जो पिछले जन्म में जो क्रिएशन आप नहीं कर पाए, जो क्रिएशन के मामले में लैकिंग रह गई, आपकी आत्मा के ऊपर क्रिएट करने का जुनून है, या क्रिएट करने का बर्डन है, या क्रिएट करने की इच्छा है, इसलिए इस जन्म में आपको मैक्सिमम प्लैनेट सिंह राशि, सॉरी अग्नि तत्व की राशि या अग्नि एलिमेंट में प्राप्त हुए हैं, और वो आपसे क्रिएशन के रूप में आपका कर्मा कराएंगे। अब क्रिएशन में चाहे आप बड़े बड़े शहर बसा लो, बड़े बड़े बिल्डिंगें बना लो, अपनी लाइफ को क्रिएट कर लो, अपना चरित्र क्रिएट कर लो, अपनी पर्सनालिटी क्रिएट कर लो, अपना व्यापार क्रिएट कर लो, कुछ समाज को क्रिएट कर लो, अपनी रिलेशनशिप को क्रिएट कर लो, वो अलग बात है। वो तो जब डिटेल में जब हम लोग उसको ओपन करके विद लेंथ पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, तब उस पर चर्चा करेंगे। बट द थिंग इज
फंडामेंटल समझ में आना चाहिए ज्योतिष में जब आप पढ़ने जा रहे हैं, कर्मा को समझने जा रहे हैं। तो आशा करता हूं एलिमेंट लेवल पे, सिर्फ अभी हमें हाउस लेवल पे, जोडियक लेवल पे, अलग अलग लेवल पे भी चीजों को समझना है, लेकिन सिर्फ एक छोटे से फंडामेंटल कि हाउ एलिमेंट लेवल से कैसे हम अपने पेंडिंग कर्मा को देखते हैं, ये उसका एक बेसिक फंडामेंटल आपको समझ में आ गया होगा। राइट, तो ये हमने आपको चारों एलिमेंट शॉर्ट में समझाने का प्रयास किए। अब चलते हैं आगे और इसी चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि अब प्लैनेट लेवल पे समझते हैं कि प्लैनेट्स, चार्ट में प्लैनेट्स तो ही सारे बैठे हैं और हमने आपको एक एडिशनल लग्न भी जोड़ दिया, 10वां प्लैनेट भी ले लिया सेंसिटिव पॉइंट पर्सनल प्लैनेट के फॉर्म में। तो अब प्लैनेट से कैसे हम समझेंगे पेंडिंग कर्मा। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं चंद्रमा। तो मून जो है वो हमारी इंस्टिंक्चुअल साइड ऑफ अस है, जो हमारी इंस्टिंक्ट है ना, इंस्टिंक्ट उसको दर्शाता है। ठीक है, और ये जो इंस्टिंक्ट है या जो इंस्टिंक्चुअल साइड है, ये एक जन्म में नहीं डेवलप हुआ है, ये कई जन्मों में धीरे धीरे लाइफ के साथ साथ ओवर मेनी लाइफ, मेनी टाइम्स और मेनी लाइफ्स के साथ ये जो है डेवलप हुआ है हमारी इंस्टिंक्ट। कई लोगों को वाटर फोबिया होता है, किसी को ऊंचाई से डर होता है, किसी को भीड़ से डर होता है, किसी को क्राउड के सामने बोलने से डर होता है। तो देर के अब ये क्यों होता है? क्योंकि उनकी इंस्टिंक्ट में वो चीज कई जन्मों की यात्रा के दौरान बैठ गई है और किसी जर्नी में, किसी लाइफ के उस सोल ने उससे रिगार्डिंग बैड इफेक्ट देखे हैं, तो वो हमारे मनस पे छप गया है संस्कार रूप में। क्योंकि हमारे साथ जाता कुछ नहीं है मरने के बाद, हमारे शरीर सब पैसा रुपया ही धर रहता है। जो संस्कार हमारे डीएनए में आ जाते हैं, जो मनस पे हमारे संस्कार या जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, वैसा ही हमारे संस्कार ही अगले जन्म तक हमें कैरी फॉरवर्ड ट्रांसफर होते हैं। जैसे एक दिल्ली का पुनर्जन्म का केस था। तो पुनर्जन्म के केस में वो लड़का जब पैदा हुआ, तो वो लड़का पिछले जन्म में एक व्यापारी था और उसको जूस पीने की बड़ी आदत थी, उस फलों का जूस बहुत पीता था, और ये डॉक्यूमेंटेड है, इंटरनेशनल साइंटिस्टों ने फिर रिसर्च की। तो जब वो लड़के का जन्म हो रहा था पुनर्जन्म, तो उसकी माता ने प्रेगनेंसी भर खूब जूस पिया, और जैसे ही वो पेट से बाहर आ गया, उसका जन्म हो गया, उसने जूस पीना छोड़ दिया। और उस फिर वो लड़का बड़ा, उसने बताया कि मैं यहाँ पे मेरे भाई ने मुझे गोली मारी, ये आप डॉक्यूमेंटेड है ये सारी चीजें, पुनर्जन्म की कई स्टोरी। तो अल्टी मतलब क्या है कि उसको जूस पीने के जो संस्कार उसके पड़े थे, तो जब तक वो पेट में रहा तो उसकी माता ने जूस पिया उसके जरिए, बहुत पिया। उसके बाद जैसे ही उसका जन्म हो गया, तो उसको जूस पीने की आदत, फिर क्योंकि वो आ गया तो वो खुद पीना पी सकता था बड़ा होके। तो ये कई चीजें आपको, जब आप वेलरेड होते हैं साइंस, और ये इंटरनेशनल मेडिकल, यूएस के मेडिकल साइंस साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट का साइंटिस्ट के द्वारा किया हुआ केस हिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ दिल्ली की। ठीक है, एनीवे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो समझा मैं ये रहा था कि इससे चंद्रमा जो है हमारे जो छप जाता है, अंकित हो जाता है मन को, वो कई जन्मों तक आगे लेके जाता है। तो योर पास्ट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं अराउंड योर इमोशन, वो आपके, इट्स योर ऑल अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंस अराउंड योर इमोशंस। मून इज नथिंग बट ऑल योर पास्ट एक्सपीरियंस अराउंड योर इमोशन, अराउंड योर मदरिंग, मदरहुड जो होती है उसका, या नर्चरिंग। तो मून, तो अगर आप आत्मा पे जो इस जन्म में आपके जो संस्कार आएंगे, चंद्रमा से हम ये सब देखते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे मान लो, अब इसको आसान एग्जाम्पल समझ लेते हैं प्रिडिक्शन लेवल पे, स्नैपशॉट। जैसे मान लो मून जो है एरिस में हो, तो आपका इस जन्म का पेंडिंग कर्मा या पिछले जन्म से आप क्या लेके आए और इस जन्म में आपको क्या करना है, एक सेकंड में हम आपको एग्जाम्पल से समझाए दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप देखिए, अगर मून इन एरिस में किसी का है, तो पेंडिंग और प्रेजेंट कर्मा उसका क्या होगा, कैसे जाना जाता है। अब इन एरिस क्या बताता है चंद्रमा मून में, कि दैट सोल हैज डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ। एरिस इज सेल्फ, नेचुरल काल पुरुष की कुंडली में भूल जाओ सब कुछ। सिर्फ अगर आपको एरिस राशि के 50 चीजों में से कोई एक पॉइंट पकड़ लो, तो एरिस इज सेल्फ। ठीक है, तो सोल, तो अब जब चंद्रमा एरिस में, और चंद्रमा एक लग्न है, ध्यान रखना, लग्न तो लग्न होती है, चंद्रमा और सूर्य की भी लग्न, तभी सुदर्शन चक्र बनाया जाता है। तो चंद्रमा अपने आप में इंपॉर्टेंट लग्न होती है। तो अल्टीमेटली अगर एरिस में चंद्रमा क्या शो करता है, कि जो सोल चली आ रही है वो कैसे डेवलप हुई है, हर जन्म के साथ साथ डेवलपमेंट जो उसमें हो रहा था, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ और एक पावरफुल ईगो इसमें हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा को मंगल से, एरिस की ऊर्जा और मंगल की ऊर्जा से हम कंबाइंड कर रहे हैं। तो जब मंगल की ऊर्जा, तो मन पे हमारे मंगल का प्रभाव है, तो मंगल इगोइस्टिक बना सकता है, सूर्य भी इगोइस्टिक बनाता है, लेकिन क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है और अग्नि तत्व का ग्रह उसका मालिक है, और चंद्रमा
की जो जर्नी वो कई जन्मों से हम ये करते करते इस जन्म में हमें अगर मिला है चंद्रमा एरिस में, तो यानी आत्मा अंदर से कहीं ना कहीं दैट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ। पहली बात जो आप पेंडिंग कर्मा देखते ही बता दो कि इस जन्म में इसको अब इस पे काम करना है, सुधारना है, वो नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब आ, आपकी आत्मा प्लस मन में एक, मन के अंदर एक पुराना योद्धा बैठा है। जब चंद्रमा आपने एरिस में देख लिया तो आपकी जो जर्नी, पिछले जन्मों की जर्नी के बारे में आप कहोगे कि आप एक योद्धा, मंगल एरिस इज लाइक अ सेनापति, लाइक अ कमांडर, लाइक अ सोल्जर। तो आपके मनस में, आपकी आत्मा में, आपकी सोल में एक नाइट है ना, जैसे टैरो कार्ड में नाइट का कार्ड होता है जिसको कहते हैं सामंत, जमींदार या कोई प्रभुत्व वाला इंसान। तो चंद्रमा जब भी एरिस में है तो पेंडिंग कर्मा क्या है कि पिछले कई जन्मों की जर्नी में आप प्रभुत्वशाली, शक्तिशाली थे, और इस जन्म में भी आपको अब जो जिस चीज के आगे आपका पेंडिंग कर्मा घूमेगा, जिस पे काम करना है, दैट इज नथिंग बट द सेंस ऑफ, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ, अ पावरफुल ईगो। ठीक है, अब इस जन्म में आपका पेंडिंग कर्म पे आगे चलते हैं। तो यू हैव टू फाइट फॉर गुड कॉज। अब जब चंद्रमा एरिस में है, सेनापति की राशि में है, इनिशिएटिव, करेज, लीडरशिप, ब्रेवरी की राशि में है, तो अल्टीमेटली क्या बताता है, इस जन्म का पेंडिंग कर्मा क्या हो गया? यू हैव टू फाइट फॉर गुड कॉज। सेनापति अगर वो धर्म की राशि में, अच्छे हाउसेस में, तो आपको अच्छी चीजों के लिए फाइट करना पड़ेगा। और अगर उसकी डिग्निटी या कुछ खराब है तो यही आपका इस जन्म का पेंडिंग कर्म हो जाएगा। और अगर डिग्निटी में कोई कमी है तो फिर चाहे बात सही हो या गलत हो, आपको फिर भी लड़ना पड़ेगा। चंद्रमा इन एरिस, अब वही मान लो कोई खराब हाउसेस में पड़ जाए ये राशि आपकी, तो अल्टीमेटली लड़ना तो फिर भी है। तब आप गलत चीज के लिए लड़ोगे, हक के लिए नहीं, ज्यादा पाने के लिए। जो बात धर्म पे नहीं है, अधर्मी है, उस पर भी लड़ जाओगे आप। ठीक है, तो ये छोटे देखिए ये और इससे, इसी तरह चंद्रमा की 10वीं क्वालिटी को जोड़ के हम 10वीं प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एरिस की 10वीं क्वालिटी जोड़ के 10वीं प्रिडिक्शन उससे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल से हमने आपको समझाने का, बहुत छोटा सा एग्जांपल हमने लिया कि कैसे आप जान लोगे कि यार इसका एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से पेंडिंग कर्मा क्या हो सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इफ मून इज इन, और इसी तरह मून के हर हाउस में और हर राशि में आने वाले दिनों में हम आपसे उस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा इसे मून के अलावा, मून के साथ मून, आज जैसे हमने मून एरिस मिला, तो मून एरिस से लेके पाइसिस तक और प्लस मून हर हाउस में क्या पेंडिंग कर्मा होगा, इसको जाने बिना फिर बात बनेगी कैसे? तो अल्टीमेटली लास्ट में इसको समाप्त करते हैं कि एरिस में मून ये बताता है, यू हैव टू डिफेंड द वीक एंड हेल्पलेस पीपल इन दिस बर्थ। अगर आपका चंद्रमा जो है एरिस में है तो आपको इस जन्म में आपका पेंडिंग कर्मा विल रिवॉल्व अराउंड विच फीलिंग और विच सेंटेंस, दैट इज इन दिस पर्टिकुलर बर्थ योर कर्मा इज रिलेटेड टू डिफेंड द वीक एंड हेल्पलेस पीपल। कैन, अब उसको अगर माँ को ले आओ चंद्रमा की जगह, तो माँ के रिगार्डिंग ये सारी चीजें जोड़ोगे। माँ के, मदर कैन बी बोल्ड, मदर कैन बी, वो सारी आगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। तो आशा करता हूं आपको प्लैनेट को कैसे जोड़ के, प्लैनेट से हम कैसे पेंडिंग कर्मा को जान सकते हैं, ये आपको समझ में आएगा। अब एक बड़ा सिंपल एग्जांपल समझो, हमने इस तरफ, इस हाथ में ले लिया मून, इस हाथ में ले लिया हमने एरिस। ठीक है, तो मून के 100, 50, 200 कीवर्ड्स हो सकते हैं, एरिस के 100, 50, 200 कीवर्ड्स हो सकते हैं। चलो दोनों में एक एक कीवर्ड रखते हैं। तो इस हाथ पे हमने मान लो इस हाथ में हमने रख लिया इमोशंस, बिकॉज मून हैज इमोशंस, और मून के पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। और इस हाथ में एरिस का एक वर्ड रख लेते हैं स्ट्रेंथ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इमोशन और स्ट्रेंथ, मून और एरिस। तो अल्टीमेटली क्या करना है, तो कार्मिक लेसन जो है इट्स, आपको आपका क्या हो गया, इज ऑल अबाउट इमोशनल स्ट्रेंथ। इस जन्म में क्या मिला, आपके पिछले जन्मों की जो जर्नी चली आ रही है, इस जन्म में आपको क्या करना है, इमोशनल स्ट्रेंथ पे काम करना है। योर कर्मा विल बी इन दैट पर्टिकुलर हाउस, जहां पे ये होगा चंद्रमा, वहां पे इमोशनल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। उस इस जन्म में आपको उसके लेसन सीखने हैं, या उस पर काम करना है, या उसको समझना है। बस इतनी सी थ्योरी है, इसको हम हर एंगल से, हर जगह जोड़ जोड़ के आने वाले समय में, आप हमारे साथ बने रहेंगे डेस्टिनी स्टार पे, सीख लेंगे कि कैसे। देखिए एक एग्जाम्पल से आपको हम समझा, यू हैव टू मास्टरी इमोशनल स्ट्रेंथ, और ऐसे कीवर्ड्स को बदलते जाएंगे और हम इस जन्म का अपना पूरा पहलू, क्यों आए, क्या करना है, और जो अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो कैसे उससे वापस आना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको।
चलिए आगे, अब थोड़ा जोडियक को भी समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे जनरल चीजें आपको बता देते हैं, ठीक है। एक चीज समझिए, लाइक वाइज मून, जैसे मून हमने आपको बताया, तो पेंडिंग कर्मा विल बी सीन इन डिफरेंट जोडियक साइन। तो इसी प्रकार जैसे मून को हमने एरिस में समझा, इसी प्रकार मून को, मून ही को नहीं, सन को, सैटर्न को अलग अलग, राहु को, केतु को, सबको अलग अलग एरिस साइन से, क्योंकि सबके चार्ट में तो, अब सबके चार्ट में तो मून नहीं होगा ना एरिस में, किसी के मून कहीं होगा, किसी का राहु कहीं होगा, किसी का शनि कहीं होगा, किसी का मंगल कहीं होगा। तो अल्टीमेटली अगर कर्मा समझना है तो मैं सबके कॉम्बिनेशन को कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम दो दो तीन तीन पॉइंट से तो समझना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे, कोई भी क्वालिटी वहां पे जोड़ के अपना पेंडिंग कर्मा आप डिसाइड कर सकते हैं। तो लाइक वाइज मून हो गया यहाँ पे, हम बाकी सारे प्लैनेट्स को भी आने वाले दिनों में आपके साथ करेंगे। अब आगे चलते हैं और कहते हैं, ये जितने भी जोडियक साइन होते हैं, एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पे हम नो डाउट पेंडिंग कर्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक एस्ट्रोलॉजी के कुछ बेसिक चीजों को रिवाइज नहीं कर लेंगे, हम उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो अल्टीमेटली जितने भी जोडियक साइन है, यानी कि ईच जोडियक साइन हैज सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ वाइब्रेशन। इट्स, ज्योतिष इज ऑल अबाउट वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। तो हर वाइब्रेशन का मतलब उसके अलग, हर जोडियक साइन के अपने अपने गुण तत्व धर्म होते हैं, या वाइब्रेशंस होते हैं, जो वाइब्रेशन ही हमारे तक पहुंचते हैं। तो उस राशि के जो अंदर गुण तत्व धर्म जो वाइब्रेशन के फॉर्म में होते हैं, वही वो भेजता है। तो ये पहली फंडामेंटल अपने माइंड में बैठा लीजिए पेंडिंग कर्मा को समझने से पहले, कि हर राशि, और राशि नहीं, हर भाव, हर ग्रह के भी अपने वाइब्रेशंस होते हैं। बट यहाँ राशि की बात शुरू कर दी है तो हम जोडियक साइन की बात कर लेते हैं। तो हर जोडियक साइन के अपने स्पेसिफिक वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट, और वो वाइब्रेशन आर कंसर्न विद डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज। जैसे पंचम हाउस अगर संतान का है तो बुद्धि का भी है, लॉटरी सट्टे जुए का भी है, पिछले जन्म का भी है, हमारी संतान का भी है, हमारी क्रिएटिविटी का भी है। तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशन तो हैं, और हर वाइब्रेशन में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज हैं, यूनिक लेसन्स हैं टू बी लर्न। हर जोडियक साइन में देयर आर सम यूनिक लेसन विच वी, इस पृथ्वी पे जब हम जन्म लिए हैं तो इस जन्म में हमको वो लेसन सीखने हैं ऑलमाइटी के, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के। वो ये जितने भी राशि हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, हमारा चार्ट है, ये हमको सिखाने ही तो आता है। अब सुधर जाओ, अब सीख लो अपनी लाइफ का चैप्टर, नहीं बार बार आओगे, बार बार जाओगे, बार बार मरोगे, बार बार जन्म लोगे। इतनी सी बात अगर हमें जन्म में समझ में आती है, वहीं हम अवेयर हो जाते हैं। अदरवाइज नॉर्मल पशुओं वाली जिंदगी, खाना कमाना, मकान बनवाना, रुपया पैसा, इसी में उलझे रह जाते हैं, जो कि वैदिक के हिसाब से, सनातन के हिसाब से अल्टीमेटली वो उद्देश्य नहीं है। ठीक है, हमारे वहां गृहस्थ भी बताया गया है, सारे आश्रम है, लेकिन अल्टीमेट गोल तो साल्वेशन ही है। तो एनीवे, तो स्ट्रेंथ, तो हर जोड़े की अपनी यूनिक लेसन्स हैं, अपनी स्ट्रेंथ हैं, अपने गोल्स हैं, अपने चैलेंजेस हैं। तो ये सारे, जब अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप पेंटिंग कर्मा कैसे जान पाओगे? अब पता लगा आपको किसी जोडिएक साइन के चैलेंजेस नहीं पता है, या किसी जोडिएक साइन की स्ट्रेंथ नहीं पता है, तो आप कैसे फिर आप बताओगे कि उसका पेंडिंग कर्मा हम निपटा पाएंगे नहीं निपटा। तो अल्टीमेटली पेंडिंग कर्मा पे जाने से पहले बेसिक फंडामेंटल भी तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब जैसे एग्जाम्पल से आप उसको समझते हैं, जैसे मान लो किसी के चार्ट में सूर्य महाराज जो है टॉरस राशि में है। तो अब अगर टॉरस राशि के आपको वाइब्रेशन, उसके इश्यूज, उसके लेसन्स, उसकी स्ट्रेंथ, उसके गोल, उसके चैलेंजेस नहीं पता है, तो फिर आप पेंडिंग कर्मा तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। कि टॉरस राशि में सूर्य, सूर्य टॉरस राशि में अगर हमारे चार्ट में बैठा है तो हमारे लाइफ का पेंडिंग कर्मा क्या है, या हमारी सोल की जर्नी कैसे होके आई है। इसलिए ये बात आपको इतनी देर हमने 7-8 मिनट लिए समझाने के लिए। तो एनीवे, तो कार्मिक जब भी सूर्य अगर टॉरस में होगा, चलिए हम आपको शॉर्ट में समझा देते हैं, क्योंकि तो आप इतनी मेहनत ना करो, आगे आने वाले दिनों में हम ही आपके लिए इतनी मेहनत कर देंगे। तो सन इन टॉरस गिव्स यू अ कार्मिक लेसन विच रिवॉल्व्स अराउंड सिक्योरिटी एंड वैल्यूज। एक छो देखो, हमने यहाँ पे टॉरस में मान लो हम 100 चीजें जानते हैं, अब 100 चीजें तो हम आपको नहीं बता सकते इस समय, तो हमने 2 चीजें उठा ली कि टॉरस इज ऑल अबाउट व्हाट, इट्स ऑल अबाउट सिक्योरिटी, क्योंकि सेकंड हाउस जो है हमारे धन संचय का है, फैमिली वैल्यूज का है। टॉरस काल पुरुष में सेकंड हाउस में पड़ता है। तो हम अभी टॉरस को ले रहे हैं, तो टॉरस इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी एंड वैल्यूज। तो जब सन इन टॉरस में होगा तो हमें सन की ऊर्जा को टॉरस की ऊर्जा से, वो जर्नी क्योंकि वही फेस करती आ रही है, कई जन्मों में लाइफ में देखती हुई आ रही है ना, और इस जन्म में हमारा सूर जो है ना, हमारा अभिमान, हमारी रॉयल्टी, हमारी एरिस्टोक्रेसी, हमारी हायर पोजीशन, दैट विल, यानी आपका सूर से रिलेटेड कर्मा विल रिवॉल्व अराउंड सिक्योरिटी एंड वैल्यूज।
इन दिस लाइफ। और वहां अगर आप कमी करेंगे तो फिर ये कर्मा निपटेगा नहीं। यानी बहुत सिंसियर तरीके से सूर्य जिस प्रकार से उसकी नेचुरल ऊर्जा होती है, जो उसके नेचुरल कार्यकलाप होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उस एनर्जी के साथ आपको टॉरस के सारे काम लाइफ में करने हैं। और फिर टॉरस राशि कहाँ पे पड़ रही है वो भी देखना है, किस हाउस में। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। सूर्य जब भी टॉरस में है तो योर कर्मा विल रिवॉल्व अराउंड मटीरियलिज्म, क्योंकि टॉरस इज ऑल अबाउट मटीरियलिज्म। यानी अब एक राजा जो है इस जन्म में मटीरियलिस्टिक हो गया। लेकिन टू मच ऑफ इंटेलिजेंस इन मटीरियलिज्म, यानी अगर आपकी आत्मा बहुत ज्यादा मटीरियलिज्म में चली गई तो ये भी नुकसानदेह है। क्योंकि ज्योतिष में, शास्त्रों में हमेशा एक मध्यम मार्ग पे चलना चाहिए, ना पूरी तरह से इधर ना पूरी तरह से इधर। तो राजा मतलब, यहाँ राजा का मतलब आत्मा है, सोल है। तो सोल अगर, ये तो आप समझो कि सोल सोल जो है मटेरियलिज्म की तरफ बढ़ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर मटेरियलिज्म की तरफ बढ़ेगी तो स्पिरिचुअल पाथ से डिविएट हो जाएगी। ये भी ध्यान में रखना है। तो पेंडिंग कर्मा करते समय साथ में अपने आगे के अगले पेंडिंग कर्मा को भी, मतलब जो, ऐसा कुछ नहीं करना है कि आगे के बिगड़ जाए। ठीक है, समझने वाले थे। तो अल्टीमेटली जब भी टॉरस में सन होता है तो एक और चीज आपको आपकी लाइफ में इस जन्म में रिवॉल्व होगी, और वो पेंडिंग कर्मा होगा, व्हाट यू वैल्यू यू प्रोटेक्ट दैट। सेकंड हाउस हमारे धन के, हमारे परिवार को बचा के हिफाजत करके रखते हैं। तो सूर्य जो है वो सभी को चलाता है, सुप्रीम पावर है। तो अल्टीमेटली आपका पेंडिंग कर्मा इस जन्म में अगर सन इन टॉरस है तो इट्स ऑल अबाउट जो भी वैल्यूएबल है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। फिर चाहे वो वैल्यूज हो, चाहे धन हो, चाहे धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाक स्थान, यानी शब्दों का भी आपको बचाव करना है। ये नहीं कि अपने शब्दों का वेस्ट कर रहे हैं, जो नहीं बिना बात के बोले जा रहे हैं। देखिए ये सारी चीजें हैं। मतलब आप बोलने में भी आपके एक राजा की तरह का एटीट्यूड होना चाहिए, कि ये नहीं कि आप दिन भर इतना ज्यादा बोल रहे हैं कि आपकी डिग्निटी खत्म हो जाए। तो यहाँ पे सब पहलुओं पे विचार करना पड़ता है। जो स्पेंडिंग कर्मा आप ये बता रहा है कि आपको नाउ वॉट एवर थिंग्स यू वैल्यू इन योर लाइफ यू मस्ट प्रोटेक्ट देम। वाइसी वर्षा और इसको समझने के लिए कि जो भी आपका है उसके लिए आपको फाइट करनी है। सन इन टॉरस यानी व्हाट इज योर्स यू विल फाइट फॉर दैट, दिस इज द पेंडिंग कर्मा। समझिए, वैल्यू एनर्जी को समझिए। टॉरस की एनर्जी इज ऑल अबाउट व्हाट मी, व्हाट आई possess। टॉरस, एरिस इज अबाउट मी। टॉरस सेकंड हाउस इज व्हाट आई हैव, व्हाट आई possess। तो अब जब सूर्य वहां पे बैठा है तो सूर्य से आपको एक हायर अथॉरिटी बन के उसको प्रोटेक्ट करना है। फिर वो चाहे परिवार हो, चाहे वैल्यूज हो, चाहे खाने पीने की हैबिट्स हो, जितनी भी सेकंड हाउस की चीजें देखी जाती हैं। तो अल्टीमेटली आपको समझना है कि हमारा पेंडिंग कर्मा में कैसे। देखिए एक तो प्रिडिक्शन पार्ट होता है कि सन इन टॉरस हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और एक इसी में थोड़ा सा और चीजों को जोड़ के हमारी लाइफ जर्नी को पता करना, दैट इज द पार्ट ऑफ रीबर्थ, कर्मा, कर्मा इनकारनेशन। अरे सारी चीजें उसमें आ जाती हैं, अलाइनमेंट टेक्निक, वो जो आप, जो वर्ड आप यूज करना चाहो हम आपको फंडामेंटल क्लियर कर देंगे। उसके बाद आप इसके फैंसी वर्ड ढूंढ के आप कैसे भी उसको समझना चाहो समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आशा करता हूँ ये चीज भी समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमने सन इन टॉरस लिया, अब सैटर्न इन जेमिनाई ले लेते हैं। तो आपको पेंडिंग कर्मा समझ जाएगा। अगर किसी जातक का सैटर्न इन जेमिनाई है, और नॉर्मली जिनका 74 या 75 में बर्थ हुआ होगा तो उस समय सैटर्न जेमिनाई में था, और उसके बाद हर 30-30 साल में सैटर्न जेमिनाई में आता है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। तो और वो लोग ध्यान से सुने और समझें तो उनको समझ में आएगा कि उनका लाइफ का पर्पस सैटर्न इन टॉरस क्या पेंडिंग कर्मा है या करा। तो कर्मा जब भी सैटर्न इन जेमिनाई होगा, सॉरी टॉरस मैंने बोल दिया। तो जब सैटर्न इन जेमिनाई होगा तो उस आत्मा ने, आत्मा क्या फेस करती हुई यहाँ पे आई है इस जन्म में। ओल्ड बैगेज क्या है, ओल्ड ब्लॉक्स क्या है। ठीक है, तो ओल्ड ब्लॉक्स और ओल्ड बैगेज जो आत्मा पे जो भारीपन है, जो ब्लॉक्स हैं, वो हैं इट्स ऑल अबाउट हैवीनेस ऑन कम्युनिकेशन। क्योंकि जेमिनाई साइन इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, सैटर्न इज अ स्लो, हर चीज को स्लो कर देता है। तो